हेलो बच्चा लोग, तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और लास्ट वाला वीडियो आधा रह गया था क्योंकि बैटरी डाउन हो गई थी, तो लास्ट वाले वीडियो को ही कंटिन्यू करेंगे आगे। और आज स्टार्ट करेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में स्टडी करना। डीकम्पोजिशन लास्ट टाइम मैंने आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दी थी। सो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? दिस टाइप ऑफ रिएक्शन अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डिसोसिएट इनटू टू और मोर सिंपल मॉलिक्यूल्स। यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शन उस टाइप की रिएक्शन है जिसमें एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टूटता है, ब्रेक डाउन होता है बाय मीन्स ऑफ एनर्जी, और वो दो या दो से ज्यादा सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम चेक करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल में आपके पास बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल हो सकते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट का। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में, जिसका क्विक नेम है, जिसका कॉमन नेम है क्विक लाइम, एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, सो इसी तरीके से और भी बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल हो सकते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन के। फॉर एग्जाम्पल लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, ये लेड नाइट्रेट है, इसको आप हीट करेंगे तो ये लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, सो जब आप लेड नाइट्रेट को डिसोसिएट करते हैं, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट को जब आप डिसोसिएट करेंगे तो ये लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट होगा, यानी ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल डीकम्पोजिशन रिएक्शन का और भी बहुत सारे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप क्या करते हैं, आप फेरस सल्फेट, जो ग्रीन कलर का क्रिस्टल होता है, जिसका कलर ग्रीन है, ठीक है, और इसलिए इसको ग्रीन वाइट्रियोल भी बोलते हैं। ग्रीन वाइट्रियोल भी बोलते हैं। इसको जब आप हीट करेंगे तो ये फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारी की सारी रिएक्शंस आपकी कौन सी हैं? ये सारी की सारी रिएक्शंस आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के एग्जांपल हैं। दीज ऑल आर डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, दीज ऑल आर डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, सो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के ये सारे एग्जांपल्स हैं। अब नेक्स्ट आप देखिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन के कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। बेसिकली 3 टाइप की डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं, तो कौन कौन सी है वो एक बार चेक कर लेते हैं। सो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर ऑफ 3 टाइप्स। डीकम्पोजिशन रिएक्शन आपकी 3 टाइप की होती हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर ऑफ 3 टाइप। फर्स्ट आपके पास होती है थर्मल डीकम्पोजिशन, जिसको थर्मोलाइसिस बोलते हैं, और थर्मल डीकम्पोजिशन भी बोलते हैं इसको। सो थर्मोलाइसिस और थर्मल डीकम्पोजिशन। सेकंड होती है आपकी इलेक्ट्रोलाइसिस और थर्ड होती है आपकी फोटोलाइसिस। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मोलाइसिस थर्मल डीकम्पोजिशन है, बोल सकते हैं आप इसको, इलेक्ट्रोलाइसिस और फोटोलाइसिस।
अब इनमें एनर्जी कौन कौन सी टाइप की यूज होती है, विच टाइप ऑफ एनर्जी इज यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस। सो थर्मोलाइसिस में जो एनर्जी यूज होती है वो है हीट। इलेक्ट्रोलाइसिस में जो एनर्जी यूज होती है वो होती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी। और फोटोलाइसिस में जो एनर्जी का टाइप यूज होता है वो है लाइट। सो दीज आर थ्री एनर्जीज विच आर यूज्ड इन दीज थ्री प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। इन तीनों प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन में डिफरेंट टाइप की एनर्जीज यूज होती है। थर्मोलाइसिस में हीट एनर्जी यूज होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है और फोटोलाइसिस में यूज होती है लाइट। सो थर्मोलाइसिस का एग्जांपल आपने अभी जितने एग्जांपल किए हैं वो सारे थर्मोलाइसिस के हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो ये एग्जांपल आपका थर्मोलाइसिस का है। इलेक्ट्रोलाइसिस में आप बेसिकली क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं किसी भी बीकर में से। इसको डिटेल में अभी आप स्टडी करेंगे, मैं आपको समझा देता हूँ। वाटर में से आपने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी को पास कराने के बाद आप वाटर H2 और ऑक्सीजन O2 में डिसोसिएट कर देते हैं। वाटर में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को आप अलग अलग कर देते हैं, डिसोसिएट कर देते हैं। सो ये रिएक्शन होती है आपकी इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। लाइट में जो रिएक्शन होती है वो होती है सिल्वर क्लोराइड में। सिल्वर क्लोराइड को जब आप सनलाइट में एक्सपोज कर देंगे, सनलाइट में रख देंगे, तो सिल्वर में और क्लोरीन गैस में ये कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर इसका ग्रे कलर होता है और यहाँ पर जो इसका कलर होता है वो होता है वाइट। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए इसके कलर्स भी आ सकते हैं। सो वाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड ग्रे कलर के सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रोसेस आपकी इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से होती है, ये प्रोसेस आपकी हीट की हेल्प से होती है। सो बेसिकली ये तीन टाइप की डिकम्पोजिशन की रिएक्शंस है अकॉर्डिंग टू द एनर्जी यूज्ड फॉर डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन के लिए जो एनर्जी यूज हो रही है उसके अकॉर्डिंग ये तीन टाइप की आपकी रिएक्शंस होती हैं। सो थर्मोलाइसिस हीट यूज होती है इसमें, इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है और फोटोलाइसिस जिसमें लाइट की एनर्जी यूज होती है। अब ये तीनों ही टाइप की जो रिएक्शंस हैं दे आर आल्सो कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। These all three types of reactions are called endothermic reactions। अब ये आपका थर्ड पार्ट ऑफ रिएक्शन है, ये सेकेंड पार्ट था, सेकेंड पार्ट में तीन इसकी जो है इलस्ट्रेशंस हैं और ये आपका थर्ड पार्ट ऑफ रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो बेसिकली एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन इज दैट इन विच energy is required for the reaction to proceed. Energy is required for the reaction to proceed. Means रिएक्शन को आगे फर्दर प्रोसीड कराने के लिए, रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए आपको किस चीज की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है, हीट की जरूरत होती है। तो ऐसी सारी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, उसको भी आप एंडोथर्मिक रिएक्शन बोल सकते हैं। सो एनर्जी रिक्वायर्ड बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं रिएक्शन इन विच एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। ओके, द रिएक्शन इन विच एनर्जी एब्जॉर्ब, तो ऐसी सारी रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट ने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, एनर्जी ले ली, जिसके बाद उसने कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डिसोसिएशन दिया। इलेक्ट्रिसिटी में ये पानी जो है इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी एक्वायर करता है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। लाइट में ये सिल्वर क्लोराइड जो है वो लाइट यानी सनलाइट की एनर्जी एक्वायर करता है और वो सिल्वर और क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाता है। सो ऐसी सारी रिएक्शन जिसमें एनर्जी यूज होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है और कन्वर्जन होता है सिंपल मॉलिक्यूल्स में, रिएक्टेंट्स का ब्रेकडाउन होकर वो सारी की सारी जो आपकी रिएक्शंस होती हैं दे आर आल्सो कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। वो सारी की सारी रिएक्शंस आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। सो
ये हमने स्टडी कर लिया। इसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस और फोटोलाइसिस को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस? बेसिकली इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? तो इलेक्ट्रोलाइसिस में हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से वाटर का ब्रेकडाउन करते हैं। और भी चीज़ें ब्रेकडाउन हो सकती हैं, बट अभी हम वाटर को ही स्टडी करने वाले। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में आपको एक तो सपोज करिए आपके पास बीकर है और इस बीकर के अंदर आपने वाटर फिल किया है। और इस वाटर में आपने कुछ अमाउंट ऑफ HCl डाला है ड्रॉप्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, तो क्वेश्चन क्या है? प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई? प्योर वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई? सो प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी को क्यों नहीं कंडक्ट करता? बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी दो ही तरीके से कंडक्ट हो सकती है। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन दो ही तरीके से हो सकता है, या तो आपके मटेरियल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो और या फिर मटेरियल के पास आयंस हो। या तो मटेरियल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो और या फिर मटेरियल के पास आयंस प्रेजेंट हो। तो प्योर वाटर में ना तो मटेरियल के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ना ही मटेरियल के पास आयंस होते हैं। तो इस वजह से प्योर वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है। इसलिए हमने इसमें कुछ ड्रॉप्स ऑफ HCl डाला है, जिससे HCl ब्रेक डाउन हो जाएगा H+ और Cl- आयंस में, और जिसकी वजह से इस सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड लगाए हैं, दीज आर 2 इलेक्ट्रोड्स, और 2 इलेक्ट्रोड लगाए हैं। और इन दोनों इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या किया है? इन दोनों इलेक्ट्रोड के ऊपर हमने टेस्ट ट्यूब लगा दी। These are the test tubes on both of the electrodes. दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर टेस्ट ट्यूब लगा दी गई है। इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया है बैटरी से। इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू बैटरी एंड दिस इज की एंड दिस इज बैटरी, प्लस एंड माइनस। बैटरी बोल सकते हैं या फिर आप सेल बोल सकते हैं। तो यहाँ से करंट इन होगा, ये पॉजिटिव है तो ये वाली साइड पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव है तो ये वाली साइड नेगेटिव होगी। पॉजिटिव साइड यहाँ पर एनोड होती है, नेगेटिव साइड यहाँ पर कैथोड होती है, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉजिटिव साइड एनोड होती है केमिस्ट्री में और नेगेटिव साइड कैथोड होती है। नेगेटिव साइड को कैथोड कहते हैं, पॉजिटिव साइड को एनोड कहते हैं, ओके। नाउ बैटरी आपने कनेक्ट कर ली। अब जैसे ही आप बैटरी, इसमें आपने पानी फिल किया है, तो पानी ने क्या फॉर्म कर लिया? पानी ने फॉर्म किए H+ आयंस, ओके। H+ आयंस और ऑक्सीजन के 2 नेगेटिव आयंस जो हैं वो बनाए हैं इसने। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी की को ऑन करते हैं, जैसे ही इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी पास होने के साथ ही ये जो H+ आयंस हैं ये मूव करना स्टार्ट करेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, यानी कैथोड की तरफ। और ये जो ऑक्सीजन के नेगेटिव आयंस हैं वो मूव करना स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव यानी एनोड की तरफ। तो ये आयन का मूवमेंट होता है। एनोड के पास ऑक्सीजन आयंस आते हैं, तो यहाँ से जो गैस रिलीज होती है वो ऑक्सीजन होती है, और कैथोड के पास हाइड्रोजन आयन आते हैं, तो यहाँ से जो गैस रिलीज होती है वो हाइड्रोजन गैस होती है, ठीक है। सो ये हमारे पास बेसिक प्रोसेस है। जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑन करते हैं, वैसे ही हाइड्रोजन नेगेटिव की तरफ भागेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर, और ऑक्सीजन पॉजिटिव की तरफ भागेगा क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और इनकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स के पास ये गैसेज इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं दोनों, और हाइड्रोजन अपने एटम के साथ जुड़कर हाइड्रोजन गैस बना लेता है, ऑक्सीजन अपने एटम के साथ जुड़कर ऑक्सीजन गैस बना लेता है। सो इस तरीके से हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को अलग अलग कर देते हैं बाय द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बाय द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को सेपरेट कर देते हैं।
सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, और इसमें हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों अलग अलग मिल जाती है। अच्छा, क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं इसमें से? क्वेश्चन क्या है? अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अलग अलग होता है, बिकॉज आपको पता है कि जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराते हैं तो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मस्ट हैव 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन। सो 2 एटम हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम ऑक्सीजन का है, इसलिए हाइड्रोजन गैस जो फॉर्म होती है वो होती है डबल एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं बैलेंस इक्वेशन में, इसलिए हाइड्रोजन गैस जो होती है वो डबल फॉर्म होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन बनता है एक इसमें से, ठीक है। और ये भी बन सकता है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो कहाँ पर प्रोड्यूस होती है। सो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है कैथोड पर, ऑक्सीजन गैस कहाँ पर प्रोड्यूस होती है? ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है एनोड पर। तो ये दोनों चीजें आपकी क्वेश्चंस में बन सकती हैं। और नेक्स्ट आपका क्या बन सकता है? नेक्स्ट आपका बन सकता है प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट नहीं करता है, तो उसको कैसे हम यूज करेंगे, कैसे हम कंडक्टिविटी बनाएंगे, यानी कंडक्टिंग बनाएंगे वाटर को कंडक्टिंग बनाने के लिए हम ऐड करेंगे, ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड, एसिड की कुछ ड्रॉप्स हम ऐड कर देंगे, ठीक है। एसिड की कुछ ड्रॉप्स हम ऐड कर देंगे तो ये जो वाटर है, जो प्योर वाटर है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। सो ये आपके क्वेश्चंस थे जो इसमें से बन सकते थे और मैंने आपको टॉपिक क्लियर कर दिया। अगर आपके किसी के डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट्स पूछ सकते हैं। आपके डाउट्स के लिए एक अलग वीडियो से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए नेक्स्ट, ये इलेक्ट्रोलाइसिस हो गई ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस बहुत सारे अलग अलग चीज़ों की हो सकती है, जैसे सोडियम क्लोराइड की आप इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हैं। सोडियम क्लोराइड को जब आप इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो सोडियम और क्लोरीन दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। सोडियम क्लोराइड को आप इलेक्ट्रोलाइज कर सकते हैं। सो NaCl is also electrolyzed and it will convert into sodium plus and Cl minus ions. So NaCl भी इलेक्ट्रोलाइज हो जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम प्लस और Cl माइनस आयंस में। आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड को भी इलेक्ट्रोलाइज कर सकते हैं, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड को भी इलेक्ट्रोलाइज कर सकते हैं। इसमें आप एल्यूमिनियम अलग करेंगे और ऑक्सीजन आपकी अलग हो जाएगी एंड दिस इज 3। ओके, सो इस तरीके से आपके पास एल्यूमिनियम क्लोराइड और ऑक्सीजन दोनों के एटम्स जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। दीज आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये दोनों भी इलेक्ट्रोलाइसिस में ही हो पाते हैं या इलेक्ट्रोलाइसिस में ही पॉसिबल है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं फोटोलाइसिस। अब फोटोलाइसिस क्या होता है? सो व्हाट इज फोटोलाइसिस? यूज की जाती है। और एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि कहीं पर आपको सनलाइट दिया होगा, कहीं पर आपको H म्यू दिया होगा, कहीं पर आपको HF दिया होगा, ठीक है। सो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कहीं पर आपको H म्यू दिया होगा, कहीं पर आपको HF दिया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको यूज करेंगे और समझेंगे कैसे। H म्यू, H होता है आपका प्लैंक कांस्टेंट, याद कर लीजिए सिर्फ H होता है प्लैंक कांस्टेंट, और म्यू और F ये होती है आपकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो इससे एनर्जी निकलती है, सनलाइट में जितनी एनर्जी होती है वो एनर्जी इस फॉर्मूले से निकाली जाती है। ओके, अब फोटोलाइसिस में बेसिकली क्या होता है, जैसे आपके पास सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड को आपने सनलाइट में प्लेस कर दिया, सनलाइट में रखा। जैसे ही आप सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में प्लेस करेंगे तो सन की एनर्जी यानी लाइट की एनर्जी को लेकर ये सिल्वर में और क्लोरीन गैस में सेपरेट हो जाएगा। 2AgCl 2Ag और क्लोरीन में कन्वर्ट होगा। ये कलर होता है आपका व्हाइट, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड कन्वर्ट होता है ग्रे सिल्वर में और क्लोरीन गैस में। सो कलर भी याद करना है आपको, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कलर भी पूछा जा सकता है। सो ये आपके पास प्रोसेस है सनलाइट की एनर्जी से डिसोसिएशन की। ओके, नेक्स्ट है आपके पास 2AgBr। इसमें भी हम सनलाइट का ही यूज करते हैं
और ये सिल्वर ब्रोमाइड भी सिल्वर में और ब्रोमीन गैस में डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, इन दोनों ही एनर्जी को ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। बोथ ऑफ द रिएक्शंस आर आल्सो यूज्ड ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। इन दोनों ही टाइप की रिएक्शंस को ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में हम यूज करते हैं। सो ये हो गया आपका फोटोलाइसिस। और एग्जांपल देख लीजिए आप, हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसका नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये सिल्वर ब्रोमाइड है। हाइड्रोजन परऑक्साइड को जब आप सनलाइट से ट्रीट करते हैं यानी सनलाइट से रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन परऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है वाटर में और ऑक्सीजन गैस ये रिलीज कर देता है। सो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि फोटोलाइसिस में सनलाइट की एनर्जी यूज की जाती है और वो जो आपके पास रिएक्टेंट है उसको ब्रेक डाउन किया जाता है किसमें, तो सिंपल मॉलिक्यूल्स में। सो ये आपके पास फोटोलाइसिस की रिएक्शंस थी। ओके, इसके बाद यहां से एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर ये सनलाइट में ब्रेक डाउन हो जाता है, सिल्वर क्लोराइड सनलाइट में ब्रेक डाउन हो जाता है, तो इस सिल्वर क्लोराइड को बचा के रखना पड़ेगा सनलाइट से, और सनलाइट से बचा के रखने के लिए सिल्वर क्लोराइड को डार्क कलर्ड बॉटल्स में रखा जाता है। डार्क कलर्ड बॉटल्स में रखा जाता है। और डार्क कलर्ड बॉटल्स में क्यों रखते हैं ये आपको पता ही होगा। डार्क कलर्ड बॉटल्स में इसलिए रखते हैं ताकि सनलाइट वहां तक ना पहुंच सके। सो डार्क कलर्ड बॉटल्स में रखते हैं टू प्रिवेंट द एक्सपोजर ऑफ सनलाइट, टू प्रिवेंट द एक्सपोजर ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट के एक्सपोजर से बचाने के लिए हम सिल्वर क्लोराइड को या सिल्वर ब्रोमाइड को डार्क कलर्ड बॉटल्स में रखा जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई सिल्वर क्लोराइड इज kept in dark colored bottles, so to protect it from sunlight, because sunlight में आते ही ये डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये हो गई हमारी डीकंपोजिशन रिएक्शन के तीनों टाइप, और हमने डीकंपोजिशन के साथ साथ एंडोथर्मिक रिएक्शन भी स्टडी कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन एंडोथर्मिक के बाद जो होगी वो होगी आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होंगी इसके बाद, एंड दिस इज पार्ट 3 नॉट पार्ट 2, दिस इज पार्ट 3. Okay, so next type of reaction is exothermic reaction. Next type of reaction is exothermic reactions. और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं, तो वो सारी टाइप की रिएक्शंस जिनमें प्रोडक्ट बनने के साथ साथ एनर्जी रिलीज होती है, वो सारी टाइप की रिएक्शंस जिसमें प्रोडक्ट बनने के साथ साथ एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी निकलती है, उन सारी रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलेंगे। ठीक है, सो द रिएक्शंस इन विच energy released along the formation of product। तो प्रोडक्ट के बनने के साथ साथ एनर्जी रिलीज होती है जिस रिएक्शन में, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। सो C प्लस O2, C आपके पास क्या है, कार्बन, O2 आपके पास क्या है, ऑक्सीजन। कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट कराना मींस द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। ओके, कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना, दैट मींस इट इज द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। और बर्निंग की प्रोसेस में आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड बनती है कंप्लीट बर्निंग में, और निकलती है एनर्जी, और पार्शियल बर्निंग में बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड और निकलती है एनर्जी। पर एनर्जी 1 और एनर्जी 2 में बहुत रिलेशन है गहरी। एनर्जी 1 इज
ऑलमोस्ट वेरी मच ग्रेटर देन एनर्जी 2। पहले पार्ट में जो एनर्जी निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड में जो एनर्जी निकलती है, उसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है और इसको बोलते हैं कंप्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन तभी होगा जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। सो इट इज नोन एज कंप्लीट कंबशन। इसको कंप्लीट कंबशन नहीं कहते हैं क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकल रही है। सो इट इज नोन एज इनकम्प्लीट कंबशन। तो ये जो कंबशन का टाइप होता है, इट इज इनकम्प्लीट कंबशन, यानी कंबशन जो है वो प्रॉपरली नहीं हो रहा है, इनकम्प्लीट कंबशन है, कंप्लीट कंबशन नहीं है। सो इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ये आपको एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए, इसका एंडोथर्मिक रिएक्शन का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जिसको बोलते हैं क्विकलाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्विकलाइम। इसकी रिएक्शन आप पानी से कराते हैं, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड विच इज ऑल्सो कॉल्ड क्विकलाइम, और जिसे चूना बोला जाता है और जो व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता था। ओके, सो इट इज क्विकलाइम। और जब इसको पानी से रिएक्शन कराते हैं तो पानी से रिएक्शन कराने के बाद ये कन्वर्ट होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, जिसको स्लेग्ड लाइम बोला जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्लेग्ड लाइम एंड इट रिलीजेस एनर्जी। इस प्रोसेस में भी एनर्जी रिलीज होती है और एनर्जी रिलीज होने की वजह से इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड स्लेकिंग ऑफ लाइम। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड स्लेकिंग ऑफ लाइम। स्लेकिंग ऑफ लाइम बोलते हैं इस पूरी रिएक्शन को, एंड दैट इज क्विक लाइम, दैट इज स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। So this calcium hydroxide is used in white washing. Okay, so one more question is that this calcium hydroxide when white washed, calcium hydroxide से जब आप white washing कर देते हैं तो जो walls हैं, walls becomes shiny after 2 or 3 days। तो जो walls हैं, walls becomes shiny after 2 or 3 days। So walls becomes shiny after 2 or 3 days। So why walls becomes shiny after 2 or 3 days? Why? So वॉल्स शाइनी क्यों हो जाती हैं, इसकी भी आपको रिएक्शन देखनी पड़ेगी। सो व्हाट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड है, तो जब आप वाइट वॉश कर देते हैं तो वाइट वॉश करने के बाद जो वॉल के पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बच जाता है, तो उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर लेती है और ये बनाती है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि शाइनी वाइट प्रेसिपिटेट होता है। सॉरी, इट इज शाइनी वाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। और इस शाइनी वाइट प्रेसिपिटेट की वजह से जो वॉल्स हैं वो शाइनी हो जाती हैं। सो वॉल्स बिकम्स शाइनी। तो ये आपके पास थी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जांपल। और